भागा थोड़ी सहज होती है तो आंखें डबडबा जाती है, छल छला जाती है, पर उसे आंसुओं पर नियंत्रण करना आता है। तो आप अब मुझे बेच रहे हैं, मेरे जिस्म का सौदा कर रहे हैं आप। ये सौदा बुरा नहीं है भागा। दिन भर तू चाय बेचकर कितना कमा लेती है। इन कंपनियों के लिए इतना भर करके तू चाय के साथ साथ मुफ्त में इतने पैसे कमा लेगी, इसमें बुरा क्या है? तुमको अपने शरीर के ऊपर कंपनियों के आकर्षक बैनर ही तो लगाने हैं जो तुम्हारे लिए विशेष तौर पर तैयार होंगे। तुमको कुछ बोलना नहीं है, कहना नहीं है, करना नहीं है। बस चाय बेचनी है, सर्व करनी है। लोग स्वयं उन्हें देखेंगे, देखते रहेंगे, कोई तेरे को छुएगा थोड़े ही। सभी करते हैं। 5 लाख की रकम कम नहीं होती भागा। इतने पैसे के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। उसकी हिम्मत भागा की तरफ देखने की नहीं हो रही है, पर आवाज में किसी सौदागर जैसी खनक है, विश्वास है। भागा के कलेजे में पति का वो कुछ शब्द गहरे चुभ गया है। दिल छलनी हो रहा है। उसे लगता है कि उसके सामने अब बालेराम नहीं, मोबाइल टावर खड़े हैं, जिनकी छतरियों से विकर्णों का मायाजाल उस पर आक्रमण करने को लालायित है। पहले ये प्रहार, आघात और हमले उसे बाहर के लोगों से झेलने होते थे, लेकिन आज तो अपने भीतर से ही हो रहे हैं। वो जानती है कि अंदर के हमले कितने तीव्र और तकलीफ देह होते हैं, जिनसे पार पाना कठिन है। भागा का बदन भट्टी की तरह तपने लगा है। पसीने से उसका बदन तरबतर है। चाय की जूठन की तरह उसकी चिपचिपाहट उसके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। बालेराम बोले जा रहा है, तुम तो वैसे भी इतनी सुंदर हो, लोगों की निगाहें तुम पर लगी रहती है। वे तुम्हारी चाय कम, तुम्हारे जिस्म का ज़्यादा देखते हैं। बड़ी बड़ी छातियों के कारण ही जी और ये कंपनियों ने तुम्हारी इस उम्दा जगह को खरीदा है। उनका शेयर इसलिए सबसे ज़्यादा है। भागा को स्वयं पता नहीं चलता कि वो पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा कब धर देती है। तमाचा इतने जोर का पड़ता है कि वो भागा के पास से कई फुट दूर लुढ़कता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है। उसका मुंह टेढ़ा हो गया है। उसे इस बात का भान तक नहीं था कि भागा इतनी आक्रामक भी हो सकती है। भागा जानती है कि वह वापस वार करेगा, इसलिए वह भट्टी से जलती हुई मोटी लकड़ी हाथ में उठा लेती है। उसकी आंखें, चेहरा लाल हो गया है। वह गुस्से से कांप रही है। उसका पति कनखियों से उसे देखता है तो लगता है सामने भागा नहीं है, बागिन है, जिसने अपना जबड़ा और पंजे शिकार के लिए अग्रसर कर लिए हैं। वो कभी भी झपट कर उसके शरीर को नोच तक निगल सकती है। वो वहां से भागने में ही भलाई समझता है। अपने बदन को संभालता, लड़खड़ाता वो बाहर कहीं अंधेरे में गुम हो गया है। बच्चे माँ के इस रूप को देखकर अचंभित है। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह दोनों बच्चों को अपनी छाती से भींच कर फूट फूट कर रो देती है। तभी दरवाजे में हल्की हल्की हुकों के साथ खरखराहट होने लगती है। कोई जैसे दरवाजों को खोलना चाह रहा हो। भीतर एक सन्नाटा ओढ़ लेता है। धूप अंधेरा हो गया है। भागा अपने को सामान्य करते हुए बच्चों को अलग करती है। दिया सलाई लेकर लालटेन जला देती है। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। पुनः हूं हूं की ध्वनि के साथ एक नन्हा सा सफेद पंजा दरवाजे के बीच में हिलता दिखता है। भागा झटपट दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक सफेद मादा भालू का बच्चा भीतर आने का प्रयास कर रहा है। वो उसे उठाने से पहले बाहर का जायजा लेती है। भालुओं और बाघों की गंध महसूस करती है। वह उनकी गंध से भली भांति परिचित है। आश्वस्त होकर उस नन्हे रूप के फाये जैसे बच्चे को अपनी गोद वो उसे उठाने से पहले बाहर का जायजा लेती है। भालुओं और बाघों की गंध महसूस करती है। वह उनकी गंध से भली भांति परिचित है। आश्वस्त होकर उस नन्हे रुई के फाये जैसे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। वह जानती है
कि किसी शिकारी ने फिर मादा भालू को मार दिया होगा। वो भीतर से दरवाज़ा बंद करके लौटती है तो बच्चों के उदास चेहरे खिल जाते हैं। भागा ने अभी भी उसे अपनी छाती से खींच रखा है। ये थी 2 कहानियाँ, आभी और भागा देवी का चाय घर। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर अर्पण कुमार जी का और जनसुलभ पुस्तकालय का, कि जिनके सौजन्य से मुझे 2 कहानियों के पाठ का आपके समक्ष अवसर मिला।